जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आसमान नीला क्यों है। आप देखते हैं कि कुदरत के नज़ारे हमें हर चीज़ में नज़र आते हैं। आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान नीला दिखाई देता है। तो इसकी वजह क्या है? क्या सच में आसमान का हकीकी रंग है और वो नीला रंग है, या फिर आसमान का कोई रंग ही नहीं है? तो इस बात पे हम आज गुफ्तगू करते हैं कि आसमान नीला क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए। एक, आपको रोशनी का पता होना चाहिए, लाइट का, सनलाइट का, और दूसरा आपको एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन के गिर्द गैसों का एक गुलाफ है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कुछ गैसेस हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। तो गैसों का ये जो गुलाफ मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी वजह है आसमान के नीले होने में। और जो सूरज की रोशनी है ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, और इन 7 रंगों में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट शामिल हैं। इन 7 कलर्स पे मुश्तमिल इस रोशनी का जो ओवरऑल रिज़ल्ट आता है वो सफ़ेद आता है। सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। अब सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन की तरफ आती है, और रास्ते में क्या है कि एटमॉस्फेयर मौजूद है, गैसों का गुलाफ मौजूद है। तो रोशनी जो है वो इन गैसों के गुलाफ के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसके रिज़ल्ट में हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब देखते हैं इन 7 रंगों में क्या फ़र्क है। 7 रंगों का मतलब है कि 7 तरह की लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, और इन सब की वेवलेंथ जो है वो मुख्तलिफ है। वेव, आपने सुना है डिस्टर्बेंस को, खलल को कहते हैं। जैसे तालाब में आप कोई पत्थर गिरा दें तो उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, उसका नाम वेव है। रोशनी भी इसी तरह से ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। अब इन 7 रंगों में फ़र्क ये है कि जो रेड कलर है उसकी वेव्स बहुत फैली हुई हैं, ऑरेंज की कम फैली हुई हैं, येलो की और कम फैली हैं, ग्रीन की और कम, ब्लू की और कम, इंडिगो की और कम, और वायलेट की और कम। वेवलेंथ का फ़र्क है इनमें। वेवलेंथ हम फिज़िक्स में कहते हैं कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट का फासला। अब इन वेवलेंथ्स में जो फ़र्क है यही वजह बनती है आसमान के नीला होने की। अब एक फ़िनोमेना आप समझ लें, फ़िज़िक्स वाले तो इसको जानते हैं, बाकी लोग भी एक फ़िनोमेना समझें, और वो है रेले स्कैटरिंग। लॉर्ड रेले एक साइंसदान था, इसने एक फ़िनोमेना रेले स्कैटरिंग इंट्रोड्यूस करवाया। स्कैटरिंग होता है रोशनी का फैल जाना, स्कैटर हो जाना, फैल जाना। जब रोशनी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, डस्ट भी होती है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं
इनके साथ ये रोशनी जो है वो इंटरेक्ट करती है। और क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स इस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्साइड हो गया है। अब ये मॉलिक्यूल जब डी एक्साइड होता है तो ये रोशनी खारिज करता है। जो रोशनी इसने जज़ब की होती है वही रोशनी ये खारिज करता है, और ये हर तरफ खारिज करता है। जैसे आप बेल बजाते हैं, उसकी आवाज़ हर तरफ फैल जाती है, ऐसे ही जब ये रोशनी खारिज करता है तो हर तरफ ये रोशनी फैल जाती है। रेले स्कैटरिंग ये है कि जो रोशनी स्कैटर होती है, फैलती है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जिसको हम शिद्दत कहते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के 4th पावर के। इसका मतलब ये है कि अगर उस लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा स्कैटर होगी। तो जो रंग कम वेवलेंथ वाला होगा वो ज़्यादा स्कैटर होगा। स्मॉलर द वेवलेंथ, ग्रेटर द स्कैटरिंग इंटेंसिटी। अगर हम इन 7 रंगों में देखें तो कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की, इंडिगो की, ब्लू की, इनकी कम वेवलेंथ है, आगे और ज़्यादा होती जाती है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि वो वेव स्कैटर होती है जिसकी वेवलेंथ उन मॉलिक्यूल्स के साइज़ के कंपेरेबल होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के, और इनका जो साइज़ है वो कंपेरेबल होता है ब्लू, इंडिगो और वायलेट के। तो वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सबसे ज़्यादा ऊपर स्कैटर होती है, ऐसे फैलती है इस एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको यहाँ पे वायलेट रंग क्यों नज़र नहीं आता? तो इसकी एक वजह यह है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है उसमें वायलेट रंग की मिकदार बहुत कम होती है, तो इसलिए वो रंग होता ही बहुत कम है, तो इतना वो विजिबल नहीं होता। और दूसरी इसकी वजह यह है कि हमारी जो आँख है वो वायलेट कलर के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, तो इसलिए हमें वायलेट कलर का आसमान दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद आते हैं इंडिगो और ब्लू। इंडिगो भी बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है और ब्लू भी बहुत स्कैटर होता है। जो ओवरऑल रंग आता है वो ब्लू आता है, जिसे हम स्काई ब्लू कलर कहते हैं। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से जब रोशनी इंटरेक्ट करती है तो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से वो रोशनी स्कैटर होती है, फैलती है, और जब वो एटमॉस्फेयर में फैलती है तो हमें ब्लू स्काई जो है, नीला आसमान दिखाई देता है। दूसरा अहम सवाल ये है कि शाम के वक़्त, जिसको हम सनसेट कहते हैं, उस वक़्त अगर आप मगरब की तरफ देखें तो आपको जो कलर दिखाई देता है वो रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देता है, उसमें येलो भी शामिल होता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि दोपहर के वक़्त रोशनी को एटमॉस्फेयर में कम फासला तय करना पड़ता है, लेकिन शाम के वक़्त देखें, ये हमने अर्थ को बनाया है, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फासला तय करके हमारे तक पहुँचती है। अगर वो ज़्यादा फासला तय करेगी तो जो इंडिगो और ब्लू कलर हैं और साथ में कुछ ग्रीन भी, ये ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगे, और इनके ज़्यादा स्कैटर होने से ये कलर तकरीबन जो है वो लाइट में ख़त्म हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो रेड, ऑरेंज और येलो बचते हैं। और हमें इस वजह से जो है वो इनका जो
ओवरऑल रिज़ल्ट है वो रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देता है। दूसरी इसकी वजह एक ये भी है कि अगर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में शाम के वक्त, आमतौर पे गाड़ियों की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, और आपको पता है कि एक बड़ी गाड़ी जो है 1 सेकंड में 100 बिलियन से ज़्यादा पार्टिकल्स एमिट करती है, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और रोशनी जो है जब आती है तो इनका साइज़ ज़्यादा होता है डस्ट पार्टिकल्स का, स्मोक पार्टिकल्स का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की निस्बत। तो अगर इनका साइज़ ज़्यादा होता है तो इनके साथ इंटरेक्ट करती है ऑरेंज, येलो और रेड कलर, और ये स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा वेवलेंथ वाले तब स्कैटर होते हैं जब ऑब्स्टेकल का या पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा हो। तो ज़्यादा साइज़ वाले पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ जो है वो स्कैटर होगी टकराने के बाद, और हमें इन्वायरमेंट में जो कलर दिखेगा वो रेडिश ऑरेंज या रेडिश येलो कलर जो है वो दिखाई देता है। और हकीकत में आसमान का कोई रंग नहीं होता। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो, सपोज़ करें कि एटमॉस्फेयर ना हो, तो यहाँ हमें आसमान का कलर किस तरह का दिखेगा? तो हमें डार्क कलर दिखेगा, कोई रंग नहीं होता स्पेस में। जस्ट अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो वो आपको येलोइश या वाइट दिखेगा, लेकिन बाकी तरफ अतराफ़ में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। जैसे रात के वक्त सूरज नहीं होता, सूरज की रोशनी नहीं होती, तो अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, या बहुत दूर आपको सितारे दिखाई देते हैं। तो स्पेस का अपना कोई रंग नहीं होता, आसमान का अपना कोई रंग नहीं होता। हाँ, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से इसका एक रंग बनता है, और वो ब्लू बनता है, जिसकी वजह हमने डिस्कस की है। और कई बार आप देखते हैं कि बहुत गहरा ब्लू दिखता है, और कई बार जो है वो हमें वाइटिश ब्लू सा दिखता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जिस वक्त बारिश हो जाती है, आप आम तौर पे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बारिश के बाद अगर बादल छट जाएं तो आपको आसमान का रंग बहुत ही गहरा ब्लू दिखता है। उसकी वजह ये है कि बारिश बरसने से जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जितने भी पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं या फिर मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, वो सारे के सारे वाश आउट हो जाते हैं, और सिर्फ जो बचता है ये गैसेस बच जाती हैं, और यहाँ से स्कैटरिंग की वजह से जो कलर है गहरा ब्लू दिखाई देता है। आम हालत में जैसे आजकल है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है, यानी कि हवा में पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो रोशनी जो सूरज की आती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है और वहाँ से स्कैटर होती है, और पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारे रंग जो हैं ये स्कैटर होते हैं। और सारे रंग जब स्कैटर होते हैं तो इनका ओवरऑल जो रिज़ल्ट आता है वो वाइटिश कलर आता है, जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं। तो इस वजह से हमें जो है आसमान गहरा नीला दिखाई नहीं देता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुदरत के एक नज़ारे को डिस्कस किया है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। अल्लाह हाफ़िज़।